हेलो दोस्तों। आज हम लोग बेहद खास विषय पर डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है, यूएस की एक बहुत बड़ी बैंक फेल हो गई। इतनी बड़ी, अगर एसेट साइज के हिसाब से देखा जाए तो इस बैंक का जो साइज था वो करीब करीब आईसीआई बैंक जो इंडिया की है, आईसीआईसीआई, इस साइज की बैंक फेल हो गई। ठीक है, फेल होने का क्या मतलब है ये हम लोग आज समझेंगे। बैंक का नाम था सिलिकॉन वैली बैंक। ठीक है, अच्छा, उससे पहले हम लोग समझें कि ये बैंक फेल हुई, उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। एक दो चीजें समझ लेते हैं कि 10 मार्च 2023 को सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने फेलियर की घोषणा करी। और ये कब हुआ? जबकि जो उसके इन्वेस्टर्स थे उनमें बैंक रन की सिचुएशन आ गई। अभी बैंक रन क्या होता है ये हम लोग समझेंगे अभी का अभी। ठीक है, और ये यूएस की हिस्ट्री में, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की हिस्ट्री में सेकेंड लार्जेस्ट फेलियर है, जस्ट आफ्टर 2007-8 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। बिफोर वी अंडरस्टैंड कि ये फेल्योर कितना बड़ा है, हमको पता होना चाहिए इस बैंक का असेट साइज क्या है। तो एज ऑफ दिसंबर 2022 209 बिलियन की इसकी टोटल एसेट है, जो कि लगभग आईसीआईसीआई बैंक के बराबर है। ठीक है, और इसमें से 175 बिलियन की इसकी टोटल डिपॉजिट्स थी, जिसमें कि 86% डिपॉजिट्स का 86% कितना, करीब करीब 151 बिलियन के आसपास वो अनइंश्योर्ड थे, मतलब उनका इंश्योरेंस नहीं था। ठीक है, और जब हमने ये समझा कि ये बैंक इतनी बड़ी थी, इसका ये साइज था, तो इसकी ग्रोथ कैसे हुई। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि 2006 में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बैंक नहीं हुआ करती थी, बट कोविड के टाइम में इस बैंक का जो स्टॉक मार्केट का प्राइस है वो अचानक बूम कर गया, जो कि 600 के ऊपर क्रॉस कर गया था डॉलर में। बाद में हालांकि ये 2022 के लास्ट तक एंड 2023 की शुरुआत में काफी नीचे आ गए थे। ठीक है, और ये जो डाउन टर्न है, ये बैंक इसे मेंटेन नहीं रख सका और ये रातों रात फेल नहीं हुई। ये जो घटनाक्रम हुआ ये पूरे साल चला। ठीक है, और इस तरह से हम समझ पाते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक फेल हो गई। तो क्या हुआ था कोविड के पीरियड में? 2021 के टाइम की बात है। 2021 में ये बैंक ज्यादा रिटर्न लेने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट में इसने अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज को शिफ्ट कर दिया शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड में। अब आपको पता है कि ट्रेजरी बॉन्ड में जो शॉर्ट टर्म होते हैं उनमें रिटर्न कम होता है। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म, उनमें रिटर्न ज्यादा होता है। तो इसी ज्यादा रिटर्न के चक्कर में इसने अपने इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर दिया लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स में। लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ दीज लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स कम हो गए, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गए। रीजन, क्योंकि यूएस फेड रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। क्यों? बिकॉज यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो नियरली 7 to 9% है, पिछले 1 ईयर से मेंटेन है। और आपको पता है कि नॉर्मली यूएस में इन्फ्लेशन कितना होता है, 1 से 2%। तो वहां के हिसाब से अपने आप में एक अनएक्सपेक्टेड है, 7 to 9% के आसपास इन्फ्लेशन मेंटेन है, जिसे कर्व करने के लिए, इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए जो वहां की सेंट्रल बैंक है वो पॉलिसी रेट बढ़ाती है। पॉलिसी रेट बढ़ाने से क्या होगा? पॉलिसी रेट जब ये बढ़ाती है तब इसका इंपैक्ट ये होता है कि बैंक को लोन महंगा मिलता है। जब बैंक को लोन महंगा मिलता है तो ये दूसरे लेंडर्स, दूसरे बारोवर्स को जो खास तौर पे कंपनीज होते हैं उनको महंगा लोन देती है। ठीक है, महंगा लोन देती है और अपनी लिक्विडिटी नीड्स को मेंटेन करने के लिए ये कंपनियां बैंक से पैसा निकालती हैं। ठीक है, अपनी लिक्विडिटी नीड्स को मेंटेन रखने के लिए कंपनीज बैंक से पैसा निकालती हैं, बैंक से पैसा निकालती हैं। अब दो घटना एक क्रम एक साथ हो गया। इस सिलिकॉन वैली जो कि एक फेमस बैंक थी अमेरिका की, उसके इन्वेस्टर्स ने, उसके जो क्लाइंट्स ने, ठीक है, उसके जो क्लाइंट्स ने अपनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक से पैसे निकालने शुरू कर दिए। ये तो एक बात हुई। और दूसरा, आपको पता है ना कि बॉन्ड प्राइस का बैंक के रिटर्न से किस प्रकार का रिलेशन होता है। उसको समझने के लिए आपको इस पार्ट में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहां पे इंटरेस्ट रेट का बॉन्ड प्राइस से अपोजिट रिलेशन होता है। जब भी इंटरेस्ट रेट घटते हैं, यहां पे देखते हैं,
इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो बॉन्ड प्राइस बढ़ता है, बट यूएस में हुआ इसका उल्टा, यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, ठीक है, फेड रिजर्व ने यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और बॉन्ड प्राइस ये हो गए नीचे, ठीक है। इस बैंक के पास जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स थे, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, उनकी डिमांड कम हो गई, मार्केट में डिमांड घट गई। डिमांड घटने का कारण फेड रिजर्व ने पॉलिसी रेट बढ़ा दिया, ठीक है। सो टू रेज द कैश, अब अपना कैश निकालने के लिए किसने, जो इसके इन्वेस्टर्स थे तो उन्होंने पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया, डॉलर्स को विड्रॉ करना शुरू कर दिया, और उस रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक ने 8 मार्च को, अभी 2023 की बात हो रही है, 8 मार्च को कुछ सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट किए, जिसमें से इसने करीब करीब 21 बिलियन वर्थ की सिक्योरिटीज बेचने की घोषणा करी। दूसरा, $15 बिलियन बोरो करने का अनाउंसमेंट किया, एंड इमरजेंसी सेल ऑफ सम ट्रेजरी स्टॉक अराउंड 2.25 बिलियन के। क्यों? क्योंकि जो पैसा विड्रॉ करने के लिए इसके क्लाइंट्स आए हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को मेंटेन करना बैंक का ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है। और इस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए बैंक को ये डिसीजन लेने पड़े, सो दैट कि वो अपना लिक्विडिटी मेंटेन रख सके, और इस लिक्विडिटी मेंटेनेंस के चलते इसको ये सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट करने पड़े। उसी समय जो प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स थे सिलिकॉन वैली बैंक के, उन्होंने वार्निंग दी कि इमीडिएटली उनको उनका पैसा मिलना चाहिए, और दिस सिचुएशन हैज लेड टू बैंक रन। व्हाट इज बैंक रन? जब बैंक के इन्वेस्टर्स अचानक अपने पैसे निकालने के लिए एक दौड़ मचा देते हैं कि हम अपना पैसा इमीडिएटली निकालेंगे, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं बैंक रन, ठीक है। और अगले ही दिन 42 बिलियन डॉलर विड्रॉ किए गए, निकाले गए बैंक के इन्वेस्टर्स के द्वारा, जिसके बाद बैंक के पास कुछ बचाने के लिए बचा नहीं, ठीक है। बैंक नियरली डूब चुकी थी। इसका इंपैक्ट क्या होता है? तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ये होगा कि इससे बैंकिंग सेक्टर में डिसरप्शंस आ जाते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज जितनी हैं वो अफेक्ट होती हैं बुरी तरह से। आने वाले टाइम में क्लाइंट को पैसा मिलना कठिन हो जाता है। दूसरी बात, जो वर्ल्ड की लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज थी वो इस बैंक पे डिपेंड करती थी, खासतौर पे वो स्टार्टअप्स थे, सम ऑफ देम वर इंडियन ऑल्सो, ठीक है, ज्यादातर उनमें स्टार्टअप्स थे। तो वैसी कंडीशन में स्टार्टअप्स को और टेक्नोलॉजी कंपनीज को पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और ये फिनोमेना यूएस में, यूरोप में और इंडिया में काफी होने वाला है कि आने वाले टाइम में स्टार्टअप्स को पैसा महंगा मिलेगा, और खास तौर से जो स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करते हैं उनको पैसा महंगा मिलेगा। और इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है कि सिलिकॉन वैली बैंक के फेल होने से जो डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन क्रॉस बॉर्डर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस फर्म्स में एंड पोर्टफोलियो स्टार्टअप्स हैं, उनका जो एक्सपोजर है बैंक के लिए वो कम हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी महंगी हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी के लिए जो इंडिया के लिए इंपैक्ट है वो यही है। क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित होने वाला है? आंसर है नहीं, कोई पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं है, ये बात हमको समझनी चाहिए। यूएस में हाँ इसका काफी इंपैक्ट होने वाला है, इंडिया में इसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो सकता है। एक और चीज, भारत में गवर्नमेंट जो है, आरबीआई खास तौर से, वो अपने रेट्स को रिवाइज करने के लिए कोई सिग्निफिकेंट मेजर ले सकती है, जैसे कोई पैनल, कोई कमिटी अपॉइंट कर सकती है कि भारत में जो इंटरेस्ट रेट है, पॉलिसी रेट है, उनके बारे में फिर से विचार किया जाए कि उसका इंडस्ट्रीज में क्या प्रभाव पड़ता है, बिकॉज ये अपने आप में लर्निंग है, न केवल इंडिया के लिए, न केवल यूएस के लिए, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड दीज आर आवर कोर्सेज रनिंग ऑन कमिंग डेज। सो अभी हम लोग नर्व पे प्रीलिम्स सेंट्रिक, एक्सट्रीमली प्रीलिम्स सेंट्रिक फैक्ट्स को पढ़ रहे हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं जो इमीडिएटली इंपॉर्टेंट हैं। So thank you so much for watching The Conceptual IAS. Please like, share and subscribe.